हे गाइस, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट के क्लासेस में समझ रहे थे कि जो चैप्टर 2 है, व्हाट डज इट मीन एंड व्हाट आर देयर इंक्लूडेड इन चैप्टर 2। तो अब हम लोग चैप्टर 2 में कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इफ़ यू रिमेम्बर हमने 11 तक कर लिया हुआ था और मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि 9 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम बट ऑल्सो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यू प्रैक्टिसिंग एज अ ट्रेडमार्क एजेंट। सो अभी हम लोग 12 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड मैं कोशिश करूंगी कि आज हम लोग चैप्टर 2 कंप्लीट कर लें, बट अगर वीडियो लंबा होने लगेगा तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं करूंगी, इससे नहीं करूंगी क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो जो है सुनने का मन नहीं करता है। आपको मेरे कंटेंट्स अच्छे लगते हों, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता हो तो कमेंट करके बताइएगा। और क्योंकि मैं रोज ही वीडियो डाल रही हूँ तो मैं अप्रिशिएट करूंगी अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे सो डैट आपको भी नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो भी आ गया है, बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम टिल द टाइम द एग्जाम डेट कम्स। तो इसके लिए अगर आपको पेटेंट के लिए भी चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं पेटेंट एजेंट के एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कराना शुरू कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो सेक्शन 12 है वो ऑनेस्ट कंकरेंट यूज की बात करता है। ऑनेस्ट कंकरेंट यूज इज नथिंग बट यू आर यूजिंग इट एट द सेम टाइम व्हेन समवन एल्स इज यूजिंग इट, पर आपको ये बात पता नहीं है कि किसी और ने किसी और का बिजनेस इसी नाम से इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चल रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ऑल्दो रजिस्ट्रेशन में इट्स नॉट अलाउड कि एक ही तरह के मार्क दो लोगों को मिल जाए, पर अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो ऑनेस्ट कंकरेंट यूज था, यानी जो वो मिस्टेक था वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है लॉ में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस रिया, यानी उनको उन्होंने जानबूझ के अपने कंज्यूमर्स को बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं की है। तो इस सिचुएशन में, इस सूरत में जो है वो ऑनेस्ट कंकरेंट यूज कहलाता है और दैट इज अलाउड। तो उस समय रजिस्ट्रार जो है अगर उसको ऐसा कंडीशन फुलफिल होता दिखता है तो वो कुछ लिमिटेशंस के साथ या कुछ कंडीशंस के साथ वो ऑनेस्ट कंकरेंट यूज के लिए दो ट्रेडमार्क को सिमिलर नेम से सिमिलर डिवाइस का फॉर सिमिलर प्रोडक्ट वो अलाउ कर सकते हैं। 13 is prohibition of registration of names of chemical elements और international non proprietary names। तो यहाँ पर इन चीजों को बता रहे हैं जो रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल H2 हम जानते हैं कि वो वाटर का केमिकल फॉर्मूला है, या फिर जैसे मर्क्यूरी तो हम जानते हैं Hg उसका केमिकल फॉर्मूला नेम है। तो वो इस तरह की चीजों को वो अलाउ नहीं करेंगे इफ यू आर सेलिंग इट, लाइक अगर पानी बेच रहे हो और उसका नाम तुमने H2O रख दिया है तो दैट विल नॉट बी अलाउड। उसी तरह से नॉन प्रोप्राइटरी नेम्स होते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिसको नोटिफाई कर दिया है इन अ स्पेसिफिक प्रिस्क्राइब्ड मैनर, तो वो जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया हुआ है, जैसे ORS है या इस तरह की चीजें हैं जो कि नॉन प्रोप्राइटरी, यानी किसी एक को नहीं मिल सकता है उसके लिए ट्रेडमार्क, तो वैसी चीजें जो है उनको रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। 14 यूज ऑफ नेम्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग पर्सन्स और पर्सन्स रिसेंटली डेड। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको रिसेंटली एक बताया था केस जिसमें अमिताभ बच्चन ने कह दिया था कि हमारे मेरे नाम को, मेरे वॉइस को या फिर मेरे इमेज को बिना मेरे परमिशन के कोई यूज नहीं कर सकता है फॉर ट्रेडमार्क पर्पस, एक्सक्यूज मी, फॉर ट्रेड पर्पस। तो यहाँ पर वो क्या बताने चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि मैंने क्योंकि अलाउ नहीं किया है तो कोई इसको नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी 14 उसी तरह की सिमिलर बात कह रहा है कि कोई लिविंग पर्सन है तो वो उसका नाम आप यूज कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर ट्रेड, तो आप उससे उसका परमिशन लीजिए। अगर आपने परमिशन ले लिया है तो हम यूज करने के लिए उसको देंगे, बट अगर आपने परमिशन नहीं लिया है और आप जबरदस्ती कर रहे हैं फॉल्सली कुछ और बता के, तो दैट विल नॉट बी अलाउड। उसी तरह से रिसेंटली डेड मतलब 20 साल के अंदर में कोई अगर डेड हुआ है, आज मैंने अप्लाई किया है 1 जनवरी 2023, तो उसके 20 साल पहले 1 जनवरी तक जिन्होंने भी जो मर गए होंगे तो उनके आप लीगल एयर्स से परमिशन लेके आप
करें, वरना आपको वो अलाउ नहीं करेंगे। 15 रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्रेडमार्क एंड ऑफ ट्रेडमार्क्स एज अ सीरीज। तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे जैसे मैकडोनल्ड ही है, तो मैकडोनल्ड का एम का अलग है, आई एम लविंग इट अलग है, जैसे केएफसी का उनका फोटो का अलग है, केएफसी का अलग है, तो किसी के टैगलाइन का अलग से रजिस्ट्रेशन है, तो वो क्या सीरीज में है। तो ये कहते हैं कि मान लीजिए पार्ट ऑफ अ सीरीज है जो कि आप रजिस्टर कराना चाह रहे हैं। जैसे मुझे एक बार एक क्लाइंट जो है उसका उसका रजिस्ट्रेशन था विद्यान करके। तो विद्यान जो है वो उनका उसके साथ में उनको एक प्लेस वेयर यूनिवर्स ओपन्स ऐसे करके उन्होंने डाला था। तो वो चाहते थे कि ये प्लेस वेयर यूनिवर्स ओपन्स को भी मैं रजिस्टर कराऊं और विद्यान को भी कराऊं। तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग पार्ट है, हो सकता है एक ही बिजनेस के हैं और एक साथ ही वो यूज करेंगे, पर वो चाहते हैं कि इसको मैं अलग अलग करूं। तो क्या हुआ, ये सीरीज में है ना, तो यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स में अगर है तो आप उसको अलग अलग पूरी तरह से रजिस्टर कराइए, यानी कि पूरा प्रोसेस वो दोनों का डिफरेंट होगा। यही वो बताने की कोशिश कर रहे हैं इसमें। वेयर द प्रोप्राइटर ऑफ अ ट्रेडमार्क क्लेम्स टू बी इंटाइटल्ड to the exclusive use of any part thereof separately, he may apply to register the whole and the part as separate ट्रेडमार्क्स। ठीक है, तो उनको मे बी जैसे ट्रियो है, तो ट्रियो का उन्होंने परमिशन लिया है, ट्रियो के साथ में कुछ और अटैच करके अब ये चाहते हैं बेचना, तो उसको ट्रियो का मे बी उनको हो गया है, तो अब ये पूरे को एक साथ करके वो रजिस्टर्ड करके यूज नहीं करेंगे, ट्रियो के साथ में ऐड करके उनको सेपरेटली उन दोनों को करना पड़ेगा। Second, each such separate trademark shall satisfy all the conditions applying to and have all the incidents of an independent trademark। यानी जैसे अलग अलग ट्रेडमार्क होते हैं उस तरह से इनकी पूरी ट्रीटमेंट होगी। Where a person claiming to be the proprietor of several trademarks in respect of the same or similar goods or services or description of goods or description of services, which while resembling each other in the material particulars thereof, yet different in respect of a statement of the goods or services in relation to which they are respectively used or proposed to be used। अब जैसे मैंने एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है, 41 में आ रहा है वो, तो उसमें हो सकता है मैं ट्रेनिंग कोई दे रहा है, कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, मे बी वो कंप्यूटर यूज करने दे रहा है, या फिर कोई उससे रिलेटेड एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड बुक्स दे रहा है। तो हो सकता है कि आपने बुक्स बता देने के लिए तो आपने एक ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला है, लेकिन वहां पे आप 3 अलग अलग तरह की चीजें कर रहे हैं, तो उन तीनों के लिए आप अलग अलग करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। स्टेटमेंट अगर आपका सिमिलर सर्विसेज है या सिमिलर गुड्स है, बट आप उसमें ही अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि आपको इतना आपको डिटेल लिखना पड़ता है कि आप क्या चीज का बिजनेस कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ नंबर, प्राइस, क्वालिटी ऑफ नेम्स और ऑफ प्लेसेस, जैसे कि टूथ पाउडर है कोई, टूथ पेस्ट है कोई, है ना, तो ये सब चीजें अलग अलग हैं। तो उनके लिए आप अगर कुछ और कर रहे हैं या फिर आप प्राइस नाउ रिड्यूस दैट ये सब कराना चाह रहे हैं, तो अगेन यू हैव टू गो विद अ डिफरेंट ट्रेडमार्क। Other matter of non-distinctive character which does not substantially affect the identity of the trademark or color। कभी कभी कलर कॉम्बिनेशंस अलग अलग आते हैं, जैसे आप कभी कभी कोई कोई चीज का बिजनेस में आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं अब बिल्कुल नए पैक में या फिर बहुत अट्रैक्टिव पैक में, तो क्या हुआ, उन्होंने अब कॉम्बिनेशन अलग करके उसको प्रेजेंट किया होगा, तो इनको सीरीज की तरह वो रजिस्टर कर देंगे। उसी तरह से एसोसिएटेड होता है, जब मैं एसोसिएटेड होंगी तब कनेक्ट कीजिएगा सीरीज से, क्योंकि 15 के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। 16 पढ़ रही हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क्स as associated trademarks। पहला, where a trademark which is registered or is the subject of an application for registration in respect of any goods or services is identical with another trademark which is registered or is a subject of an application for registration in the name of same proprietor। For example, जैसे मैं आपको एक बार एग्जांपल देती हूँ, फिर आप ये पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इनका जियो है। अब जियो नाम से बहुत सारी चीजें हैं उनकी, राइट, उनके जियो फाइबर है, जियो सिम है, जियो मोबाइल है, आजियो है, इस तरह से करके आप जियो देखेंगे बहुत सारी चीजों में। तो जियो जो है रिलायंस की एक
एक ऐसा ब्रांड है जो अलग अलग चीजों को बेचता है, पर प्रोपराइटर उनका सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन वो अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ और हम भी एज अ ट्रेडमार्क एजेंट, एज अ लॉयर, अटॉर्नी, हम ये उनको सजेस्ट करते हैं कि आप उनको एसोसिएटेड मार्क की तरह कीजिए। मान लीजिए एक रजिस्टर हो गया है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि वहां रजिस्टर हुआ है, तो आप इसको एसोसिएट कर दीजिए उसके साथ में। ठीक है तो सेम डिस्क्रिप्शन, सिमिलर सर्विसेज, सेम प्रोपराइटर, या फिर ये उनको लगता है कि जियो 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 है तो जियो एक ही का है, तो उनकी कंफ्यूजन होने की संभावना नहीं है, तो ये हो जाता है। ठीक है, उसको एसोसिएटेड मार्क की तरह रजिस्टर कराना चाहिए। Where there is an identity or near resemblance of marks that are registered or are the subject of applications for registration in the name of same proprietor in respect of goods and services which are associated with goods or services of that description, subsection 1 shall apply। उसी तरह से जहाँ पे नियर रिजेम्बलेंस है तो वहां पे रजिस्टर्ड हो या एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हो, तो वहां पे एसोसिएटेड मार्क की तरह उसको रजिस्टर करा दिया जाता है। The trademark and any part thereof in accordance with provisions of subsection 1 of section 15। अभी जैसे मैंने आपको बताया सीरीज ऑफ मार्क्स के लिए, तो वहां पे जब उन्होंने अलग अलग रजिस्टर किया है तो उनको भी, क्योंकि वो एक ही प्रोपराइटर के हैं, सिमिलर नेचर के हैं, तो उनको भी एसोसिएटेड ट्रेडमार्क मान लिया जाएगा। ठीक है, On application made in the prescribed manner by the registered proprietor of two or more trade, fourth वाला मैं मिस कर गई थी। All trademarks registered in accordance with the provisions of subsection 3 of section 15 as a series in one registration। तो उन्होंने एक ही registration में, जैसे मैंने बताया कि मैकडॉनल्ड्स है, उसका एम एक अलग है, आई एम लविंग इट अलग है, तो वो एक सीरीज में आ रहा है उनका, तो उनको भी एसोसिएटेड ट्रेडमार्क मान लिया जाएगा। On application made in the prescribed manner by the registered proprietor of two or more trademarks registered as associated trademark, the registrar may dissolve the association। उनको जब लगेगा कि नहीं, अब इसकी कंफ्यूजन नहीं है, या उनको क्लैरिटी आ जाएगी कि नहीं कोई डिसेप्शन नहीं हो रही है इसकी वजह से, तो उनको वो एसोसिएशन करके वर्ड हटा भी सकते हैं, यानी उनको इंडिविजुअली वो दे सकते हैं। रजिस्ट्रार पे डिपेंड करता है। 17 तक तो चैप्टर 2, मतलब कि चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ मार्क, अगर वो पार्ट वेज में रजिस्टर हो रहा है तो when a trademark, इसके लिए आपको एक एग्जांपल दूंगी। when a trademark consists of several matters, its registration shall confer on the proprietor exclusive rights to the use of trademark taken as a whole। पर वो बोल रहे हैं nothing withstanding contained in the subsection 1 when a trademark A contains any part which is not the subject of a separate application by proprietor for a registration or trademark, or which is not separately registered by the proprietor as a trademark। जैसे मैंने बताया कि सीरीज अगर है या एसोसिएटेड है तो अलग अलग उनको पूरी तरह से फाइल करना पड़ेगा, पर अगर नहीं है तो फिर उसके साथ अप्लाई नहीं करेगा। Contains any matter which is common to the trade or is otherwise of a non-distinctive character, तो अगेन वो अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा 9 और 11 ये कहता है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। The registration thereof shall not confer any exclusive right in the matter forming only a part of the whole of trademarks or registered। जैसे एक बार एक क्लाइंट थे, उनकी दवा का बिजनेस था, तो उन्होंने अप्लाई किया था एक मार्क के लिए। अभी वो प्रोसेस में ही था, अभी वो मतलब उनको ट्रेडमार्क मिला नहीं था, पर उन्होंने दूसरा एक और अप्लाई किया थोड़े दिनों के बाद ही, जो वो उस पर्टिकुलर ब्रांड की पैकेजिंग को, वो जैसे वो दवा के ऊपर जो वो फ्लैप लगता है उसको उसको रजिस्टर कर रहे थे। यहाँ पे जो उन्होंने नाम लिखा था उसके ऊपर में उन्होंने टीएम की जगह आर लिख दिया था। तो नाम और उसके बाद पैकेजिंग, तो जो पैकेजिंग है वो तो पूरी तरह से न्यू है, डिस्टिंक्ट है, बट जो नाम है उसमें तुमने आर लिखा है और अभी आर है नहीं। So the IPR office asked them to mask that particular R because that was not allowed। तो यहाँ पर we are stopping at chapter 2। अब हमारा कल के क्लास में चैप्टर 3 होने वाला है। अगर आपको कंटेंट्स अच्छा लगता है, अगर आप फॉलो कर पाते हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इजीली समझ आ रहा है मेरे समझाने के बाद, तो प्लीज लाइक द वीडियोस। और अगर आपको कुछ चेंजेस, कुछ और ज़्यादा चीज़ें चाहिए इसमें समझने के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल बी एबल टू इंक्लूड इट इन एज अ पार्ट ऑफ माई टीचिंग। ओके, थैंक यू।